आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ फिजिक्स में स्टडी करने चल रहे हैं और यह टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप जान ही रहे हैं, वैद्युत धारा। अब उस वैद्युत धारा का क्या मेन एस्पेक्ट्स है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमने टॉपिक लिया इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या और साथ में इसका एप्लीकेशंस क्या माने रखता है कि मीन्स कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उस न्यू टेक्नोलॉजी को हम मेनली क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम लोगों में शेयर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बताया गया। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से फिर हम उनके विशेष वर्कआउट पता करने शुरू कर दिए। तो फर्स्ट टाइम जो हमारा मेन पॉइंट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टूडेज वर्ल्ड। मतलब आपको समझ में आया होगा कि आज की इस सांसारिक सभ्यता, इस संसार में जो मैक्सिमम यूज होने वाली चीज है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रूप में यूज हो रही है? मोर कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट भी मतलब कि मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड। तो मोस्ट कन्वीनियंट की बात अगर करते हैं तो मोस्ट कन्वीनियंट क्या आता है? सामान्य तौर पर ज्यादा से ज्यादा हम इसका उपयोग कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी का मेन एप्लीकेशंस देख लीजिए। तो आपके घर में स्विच बोर्ड से लेकर स्टार्टिंग आप बल्ब से ले लीजिए, बल्ब लगा, फैन आ गया, फैन के साथ आप मोटर देख रहे हैं। ये जितनी सारी सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। अब टू स्टडिंग लाइफ में देख लीजिए, एक छोटा सा कैलकुलेटर से लेकर और मोबाइल, फिर इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर आ गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक से ही इन्वॉल्व है। तो आखिर इलेक्ट्रिक के अंदर कौन सी ऐसी जादुई चीज है जो एक एनर्जी फॉर्म में होने के साथ साथ हम उनको क्या वर्कआउट करना चाहते हैं, इसी पर आज हम फोकस करेंगे। तो मेनली क्या है? मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मोस्ट कन्वीनियंट मतलब कि बहुत ही सुविधा युक्त है और साथ में वाइडली यूज्ड मतलब अधिकतम, यहां तक कि हमारे जीवन का मोर देन 80% जितना भी फंक्शन हम करना चाहते हैं, जिस रूप में करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया। तो उसी नाते उसने कहा मतलब वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टूडेज वर्ल्ड। टूडेज वर्ल्ड का मतलब जो आज वर्तमान सभ्यता जिसे आप कह सकते हो, सिविलाइजेशन, वह सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। Thus we can say electric charge is a physical entity which is defined by excess or deficiency of electricity on a body। कहने का मतलब नेक्स्ट लाइन में कह सकते हैं कि thus we can say, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब विद्युत आवेश जिसे आप कहते हो, इज ए फिजिकली इंटाइटी का मतलब भौतिक अवस्था से देखा जाए, which is defined by excess of deficiency of electricity। कहने का मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात हम नहीं कह सकते कि भाई एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब कोई भी सिस्टम अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम लाइट के रूप में यूज करना चाह रहे हैं, तो लाइट के रूप में यूज करते हैं तो बल्ब में क्या होता है? जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो जो उसमें मेन टंगस्टन या नाइक्रोम जो भी चीजें उसमें लगी हैं, नाइक्रोम लगा है तो हीटर का यूज कर रहे हैं, टंगस्टन एज ए फिलामेंट यूज किया जा रहा है, तो उसका मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रॉन इमिशन की पोजीशन जो होती है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। मेल्टिंग पावर बहुत कम होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होने के कारण बहुत जल्दी पिघलना शुरू हो जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा निकलने लगते हैं। उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के साथ हम ये कहते हैं कि देखिए कितना उजाला हो गया। आज तो उसकी लेटेस्ट टेक्निक आपके सामने ही है कि एलईडी के रूप में आप देख रहे हैं, उससे पहले ट्यूबलाइट और बहुत सारी चीजें आपको मिली। तो इन सारी चीजों पर देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 10 वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल एंटाइटी।
physical entity which is defined by excess or deficiency of electrons. excess and deficiency of electrons की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो जैसे एक्चुअली जो हम देख रहे हैं कि बल्ब जल रहा है, एक्चुअल में बल्ब जलता नहीं है। बल्ब का जो फिलामेंट्स होता है, वो फिलामेंट्स हीट होने के बाद वो क्या करता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो आप इसको दूसरी भाषा में समझ लें, जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी का पहिया जब रन कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो उसका पहचान क्या होता है? जो उस व्हील्स में एयर प्रेशर बढ़ाने के लिए एक निप्पल लगा होता है, जिसे आप सामान्य शब्दों में सुच्छी कह देते हैं कि ये गाड़ी की पहिया की सुच्छी है। और वो जितने राउंड अप करता रहता है उतने चक्कर आप काउंट करते हो, क्योंकि वही एक ऐसा डिजाइन है जिसके माध्यम से आप पहचान रहे हो कि एक चक्कर, दो चक्कर इस तरह से लग गए। एक ऐसी अवस्था आती है कि गाड़ी बहुत तेज चलने लगती है, तो आप कहते हो बहुत ज्यादा रोटेशन कर रहा है, मतलब कि उसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। सेम कंडीशंस में ऐसे ही जो हमारा टंगस्टन होता है वो इतना अधिक इलेक्ट्रॉन मात्रा को प्रदान करने लगता है कि जिससे हम समझ ही नहीं पाते हैं कि सही मायने में इलेक्ट्रॉन इमिशन जो हो रहा है वो जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। कहने का मतलब बल्ब का जो फिजिकली ऑप्शंस है वो एक्चुअली कंटिन्यू बेस में जलता नहीं है। उसमें इलेक्ट्रॉनों का इमिशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बार बार इमिट होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलना तो एक बार जलना, फिर बुझना, फिर जलना, लेकिन इतनी तेज यह क्रिया होती है कि हम इससे ये नहीं डिसाइड कर पाते कि कब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कब नहीं निकल रहा है। तो वही चीज यहाँ इस लाइन में कहा कि मीन्स इट इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस माने बहुत अधिक मात्रा में, एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी। कहने का मतलब कि उस वस्तु विशेष से ये कंडीशंस बनी रहती है जिसके कारण हमारी अपनी फीलिंग्स होती है कि बल्ब जल रहा है, जबकि बल्ब जल नहीं रहा होता है। वहां से फिलामेंट से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते रहते हैं। कभी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की मात्रा होती है, कभी कमी होती है। तो जब ज्यादा होती है तो हमें कहते हैं देखिए कितना बढ़िया वोल्टेज है, कैसा जल रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन इमिशन कम होता है तो हम कहते हैं देखिए पावर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कि वोल्टेज अप डाउन हो रही है। तो ये सारी गतिविधि किस पर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सेम कंडीशंस में अब हम एसआई यूनिट की बात कर देते हैं। तो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म मालूम ही होगा। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में करते हैं तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कूलॉम, जिसे हम कूलॉम के नाम से जानते हैं। कूलॉम कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिसिटी पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। रियल में उन्होंने ही पहले बताया कि चार्ज होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के विषय में डिडक्शंस दिया। तो ये हुआ कि भैया उनके एब्सेंस में और कुछ नहीं है तो इन्हीं के नाम को संकेत में कर दिया जाए। तो कहने का मीन्स ये हो गया कि कूलॉम इसका क्या हो गया? एसआई यूनिट हो गई। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? कूलॉम से डिनोट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। कहने का मतलब है कि एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। कहने का मतलब जो अभी हमने इमिशन की बात की कि इलेक्ट्रॉन इमिट जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने की कंडीशंस क्या कहता है? कितना मैक्सिमम पोजीशंस इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। तो वहां पर पोजीशंस क्या होती है? इलेक्ट्रॉन करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर कहने का मतलब कि जो भी आप कंडक्टर ले रहे हैं, चालक बस ले रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शन मतलब कि उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं इन यूनिट, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसमें आई किस पर डिफाइन किया गया? क्यू अपॉन टी पर। आई क्या है भाई? सामान्य तौर पर आई को हम क्या बोलते हैं? मतलब कि आई का मीन्स ये हो गया कि सामान्य तौर पर जिसे आप
वैद्युत धारा कहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपका सामान्य तौर पर ये इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी की बात जो कर रहे हैं, कहने का मतलब कि वैद्युत धारा जो सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करती है, चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो चार्ज अपॉन टाइम टेकन, इस तरह से आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक का एम्पियर सामान्य तौर पर उसका एसआई यूनिट के तौर पर काउंट किया जाता है, और ये फॉर्मूला कूलाम ने ही दिया था कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी कहने का मतलब कि इसमें सामान्य तौर पर वैद्युत धारा जो हमारी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, सामान्य तौर पर किस पर डिफाइन की गई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम टेकन, इस तरह से आपने सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक करंट की बात की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फ्लो, आप इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है। तो इस तरह से आपने सामान्य तौर पर देखा कि चाहे वो कूलाम रहे हो या एम्पियर रहे हो, कहीं ना कहीं वो साइंटिस्ट के नाम पर ही उनकी यूनिट बना दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अभी तक हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से आपने परिचित हुआ। सामान्य तौर पर आपने इसकी एसआई यूनिट भी देखा। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया, एम्पियर हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात अगर हम करते हैं, शॉर्ट में हमने ELECT करके फुल स्टॉप कर दिया, POT करके फुल स्टॉप कर दिया, लेकिन इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम B लेटर से इंडिकेट कर रहे हैं। तो B इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू मीन्स क्या हुआ, वर्क डन अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका सामान्य तौर पर फॉर्मूला इसी पर बेस्ड करता है। बहुत ज्यादा उसमें थ्योरी में जाने की कोई नीड नहीं, हमें समझ में आई, क्योंकि डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल्स होते हैं। और जब हम न्यूमेरिकल्स टॉपिक में बात करेंगे तो सामान्य तौर पर इनका एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला भी आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला जानने के साथ साथ जब भी हम किसी न्यू स्टेप पर बात करते हैं, कोई नई मतलब फंक्शन आते हैं, तो उन फंक्शंस पर कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, तो एसआई यूनिट की विशेष रिक्वायरमेंट होती है इन द केस ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। W इज वर्क डन एंड Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट रखी गई। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर है। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में मैक्सिमम जो एसआई यूनिट रखी गई वो किसके, साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई। ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए ओल्ड एज से, जैसे आप पूरा पाषाण काल हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो पूरा पाषाण काल के बाद जो आज की डेट में डेवलपमेंट आप देख रहे हो, उस डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत नई रुझान लेकर के आई थी। तो इस पर लोगों के अंदर एक बहुत ही अग्रेसिव आइडिया रहता था। हर लोग इस एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके बात करते थे, कुछ नई रिसर्च करने की बात करते थे। तो वहां पर जितने योगदान जिसके रहे, इन द एब्सेंस ऑफ दिस, उन्हीं के नाम के आगे उनका यूनिट जोड़ दिया गया। कहने का मतलब एसआई यूनिट को हम सामान्य तौर पर उन्हीं के नाम से इंडिकेट कर दिए कि नेक्स्ट टाइम जो न्यू जनरेशन आएगी, वहां न्यू जनरेशन को उन साइंटिस्ट का नाम अलग से नहीं याद करना होगा। तो एसआई यूनिट के माध्यम से ऐसे साइंटिस्ट का भी नाम जान जाएंगे। तो कहने का मतलब चाहे वोल्ट रहे हों, एम्पियर रहे हों, कूलाम रहे हों, वो कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल क्वांटिटी से जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। W इज वर्क डन। वर्क डन किस में होता है, जूल में होता है। वो भी वहां से एक साइंटिस्ट थे। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम की बात करते हैं, तो सामान्य तौर पर वर्क डन मीन्स की जूल अपॉन कूलाम को अगर कह दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, वोल्ट बन जाते हैं। तो दो साइंटिस्ट का रेशियो तीसरा साइंटिस्ट बन जाता है। तो ये बहुत मजेदार चीज है। तो इससे क्या लगता है कि सामान्य परिस्थितियों में लोग कितना संजीदापन देखते थे, कितना अग्रेसिव थे कि एक दूसरे की रिसर्च को हम कट करके आगे निकल जाएं। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए भी नहीं थी,
क्योंकि जो आज वर्तमान सभ्यता आप देख रहे हो, वर्तमान संस्कृति देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड कर रही है। बहुत ठाट से लोग कहते हैं मैंने तो एसी लगवा रखा है। अरे भाई एसी किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो कहने का मीन्स जो आज सभ्यता के तौर पर हम एक नई इबारत रखने जा रहे हैं, ये कहते हैं मेरे पास ये व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्था है वो तो सही है, लेकिन चल किससे रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। आज गवर्नमेंट के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया है कि भाई इन द केस ऑफ प्रेजेंटेशन अगर हम देख लें अत्याधुनिक चीजों में तो मोर देन 90% चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन आप देखते हैं इन द ब्रीफ हिस्ट्री अगर देख लिया जाए तो सामान्य तौर पर पहले इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती थी? वाटर से बनती थी, जल जिसे आप कहते हो, तो उसे क्या कहते थे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोस्टेटिक पावर प्लांट लगाए जाते थे, उनके द्वारा बिजली बन रही थी। लेकिन आज लोगों की बिजली की ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता को देखते हुए वह स्रोत हमारे लिए इनसफिशियंट हो गया। तो अब हमने क्या किया? कोयले से भी बिजली बनाना शुरू कर दिया, जिसका एक मेन उपक्रम एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी मैक्सिमम बिजली बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार के नवरत्नों में उसका एक प्रमुख स्थान है। इतना होने के साथ भी आज भी हमारे साथ अभी बहुत सारी डेफिशिएंसी जुड़ी हैं। आप देखते हैं सारी क्षेत्रों में तो बिजली कुछ मिल जा रही है, 16, 17, 18 घंटा पा जा रहे हैं। गांव के लोग 5-6 घंटे भी बिजली नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मीन्स अभी भी हमें लगता है कि अभी एक मैक्सिमम कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया प्लान इजाद किया जिसके माध्यम से सोलर सिस्टम आ गया। आज आप मार्केट में देख रहे हैं सोलर सिस्टम की बूम चल रही है। वो बूम क्यों चल रही है? क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भाई जो गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो एनटीपीसी के माध्यम से आ रही है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के माध्यम से आ रही है, कैसे भी आ रही है, भाई हम पैसा देने के लिए पीछे नहीं है। हम पैसा ले लीजिए, 6 नहीं 7 यूनिट, 7 रुपया यूनिट, 10 रुपया यूनिट ले लीजिए, लेकिन फिर हमारे टाइम व्यू पर जब हम चाहें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के सारे सिस्टम फेल्योर कर जा रहे हैं, क्योंकि उसको सामान्य तौर पर एक छोटी सी व्यवस्था नहीं चलानी है, मोर देन 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताएं देखनी है। और इतनी सारी आवश्यकताओं को देखने के लिए गवर्नमेंट को न्यू इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद ऐसा आकलन किया जा रहा है कि अभी वो कंटिन्यू 15-20 साल इन्वेस्टमेंट ही करे तो शायद है कि लोगों की आवश्यकता को पूरा कर पाएगी। शायद है, 100% नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाता है कि भाई हम सोलर सिस्टम पर डिपेंड हो। सोलर सिस्टम से क्या होता है? सोलर पैनल वगैरह लगा लिए तो उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी हमें 24 आवर्स मिलेगी। कम से कम हम इतना तो समझ गए कि भाई मैक्सिमम चीजें हमारी सोलर से चल सकती हैं। जैसे सामान्य तौर पर आप ये देख रहे हैं कि आपके घरेलू संसाधन सभी चल रहे हैं। घरेलू संसाधन के साथ साथ छोटी गाड़ियां भी चलने लगी। छोटी गाड़ियों से मतलब कि चाहे वो 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, कोई भी व्हीकल्स, यहाँ तक कि अब तो बसें और ट्रकें भी चलाने की गवर्नमेंट की प्लानिंग आ गई है। लेकिन अभी वो न्यू टेक्निक लाने के लिए, न्यू टेक्निक लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और एवरी फील्ड में हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने में गवर्नमेंट अपने आप को सक्षम नहीं पाती। तो जब गवर्नमेंट ही फेल कर रही है तो एक आम आदमी की बात कैसे की जाए? तो वहां पर एक नया तो वहां पर एक नया मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जा रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक एंड प्राइवेट अफेक्शंस की बात की जा रही है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट अफेक्शन का मतलब कि अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट की डीलिंग में है तो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी पूंजी लगाएं, या प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए तो गवर्नमेंट का कुछ सहयोग हो, कुछ शेयर हो, और आपस में एक नया प्रोजेक्ट बना दिया जाए। इनके साथ साथ गवर्नमेंट ने और भी ऑप्शंस पर विचार करना शुरू कर दिया। वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलाने के लिए, जैसे गाड़ियों की बात आई कि डीजल पेट्रोल की भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स में भी हम इनसफिशिएंट होते जा रहे हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ट्रेनें आप देख ही रहे हैं चल रही हैं। छोटी गाड़ियां मतलब कि 2 व्हीलर्स जो छोटी व्हीकल्स हैं उनको बैटरी के माध्यम से चला रहे हैं। वो बैटरी किसके द्वारा रिचार्ज हो रही है? सोलर पैनल या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जर के द्वारा, जो सामान्य तौर पर इन्वर्टर के केसेस में फाइंड आउट किया जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इन सारी चीजों के साथ साथ
फिर भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के सहयोगी साइंटिस्ट एक और ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं। वो सामान्य तौर पर सामान्य चीजों में ये कह सकते हैं कि वो एयर से बिजली बनाना चाह रहे हैं, जिसे आप कहते हैं एयर एनर्जी कह लीजिए। एयर एनर्जी सामान्य तौर पर हवा, जो ये चलती हुई हवा है, इस हवा के द्वारा पंचक्की वगैरह पर ट्रायल कर चुके हैं। वो सामान्य तौर पर ये भी देख रही है कि हवा के द्वारा हम पानी चला सकते हैं, हवा के द्वारा हम एनर्जी लेकर के कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, तो भाई क्यों नहीं हम लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर भी गवर्नमेंट ऑप्शंस रख करके काम कर रही है। लेकिन इन द केस ऑफ सफिशिएंसी सबसे बेटर एस्पेक्ट उसको सोलर एनर्जी में मिल रहा है, क्योंकि सोलर एनर्जी को सोलर डेवलप करने के लिए सूर्य देव तो हमारे लिए सर्वप्रमुख हैं, और सूर्य देव किसी के साथ कोई इनसफिशिएंटली वर्क नहीं करते, पर्याप्त मात्रा में हीट एनर्जी देते हैं। हीट एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मीन जैसी भी जरूरत होती है तो एनर्जी फील्ड में भी हम काफी कुछ काम करने के लिए तैयार हैं, और आज लोगों की आवश्यकता है। तो फिर हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड करता है। SI यूनिट इनकी वोल्ट होती है। फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको भी हम यहीं पर डिफाइन करते चलें। बात समझ रहे हैं कि अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। यहां पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस माने विभवांतर। विभव और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है, तो अब उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द, किस पर डिफाइन किया जाता है, उस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कि अमाउंट ऑफ वर्क डन को पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब वर्क डन किया गया कार्य किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी अमाउंट ऑफ एनर्जीज को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक लाने में किया गया कार्य जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, मतलब कि उसको हम विभवांतर बोलते हैं। तो उसी नाते कहा इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब किए गए कार्य की मात्रा पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज का मतलब प्रत्येक कूलाम, कहने का मतलब पर यूनिट चार्ज इसने लिया, क्योंकि V इज इक्वल टू W अपॉन Q है, तो Q क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस नाते कहा पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कहने का मतलब कोई भी पार्टिकल बेस की बात कर लें, कोई भी मतलब छोटे सिस्टम की बात कर लें, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किए गए कार्य, और उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, पर यूनिट चार्ज पर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसी को कहते हैं, या विभवांतर जो है किए गए कार्य की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम होता है, इन दोनों के रेशियोज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज्ड का मतलब बंद और कंटिन्यूअस लगातार चल रहा हो, थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को भी डिफाइन करना बहुत ही आवश्यक हो गया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो सारा कुछ व्यवस्था हम दे रहे हैं, सारा कुछ थ्योरी बोल रहे हैं, उसका माध्यम क्या है उसको भी बताना जरूरी था। तो हमने कहा ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, एक बंद और लगातार चलने वाला पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का एक माध्यम है, एक रास्ता है। उसके लिए हमने यहाँ पर ये फिगर डिजाइन किया। ये फिगर सामान्य तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी बैटरी 6 वोल्ट की दिखा रहा है, 3 सेल के रूप में 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। प्लस और माइनस ये इसके इंडिकेटर्स हैं कि मतलब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स कौन से हैं। ये सामान्य तौर पर धारा प्रवाहित करने की दिशा को बताते हैं, जो एरो हेड के माध्यम से बता रहे हैं। इनकी पोजीशन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये राइट टू लेफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं,
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ के फॉर की पॉइंट है जिसे आप कुंजी कहते हो, यहाँ पर इसके कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए, उस रेजिस्टेंस को हमने R1 R2 R3 के रूप में कर दिया। कैसा इनका कॉम्बिनेशन है, देखने से तो सीरीज कॉम्बिनेशन लग रहा है, कहने का मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये धारा की दिशा है, फिर ये जाकर के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है। तो सामान्य तौर पर हमें कह दें कि विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलती हुई दिखाई देती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का रास्ता है उसी को हम, उसी सिस्टम को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ इनकी दिशा चलती है। इसी पर ओम्स महोदय ने एक लॉ दिया, ओम्स लॉ जिसे आप कहते हो। ओम्स लॉ बहुत सारी थ्योरी में हम नहीं गए, उनका कंक्लूजन क्या है वो चीज बताने के लिए यहाँ पर हमने कहा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब वोल्टेज किसके अनुक्रमानुपाती होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। और फिर अगली कंडीशंस कहा कि B इज इक्वल टू IR। B इज इक्वल टू IR, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन अनुक्रमानुपाती का रोल प्ले कर रहा है। दो ही सिस्टम है B और I। अब इसमें से R एक नया चीज आ गया, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू एज ए रेजिस्टेंस कांस्टेंट के तौर पर होती है जो आगे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेगी। तो B इज इक्वल टू IR हुआ, जिसमें R क्या है, एक रेजिस्टिव कांस्टेंट के तौर पर है जो रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ काउंट कर रहा है। आगे चल करके इसकी रेजिस्टिविटी ऑफ वायर के रूप में विशेष योगदान रहेगा। घर में फ्यूज वगैरह जो लगाते हैं उसमें भी इनकी योग्यता देखी जाएगी कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एक सामान्य कहावत में है कि पहले खड़े होने की जगह दीजिए, खड़े हो गए, फिर साहब थोड़ा बैठना चाहिए तो बैठ भी गए, अब जब बैठ गए तो कहे थोड़ा पैर फैलाने दीजिए। तो कहने का मतलब कि आदमी का यह स्वभाव है कि एक जगह खड़ा होगा तो बैठना चाहेगा, बैठने के बाद पैर फैलाना चाहेगा, और पैर फैलाएगा तो कहेगा अच्छा थोड़ा सा आराम भी कर लें। तो सेम कंडीशंस में हमारे साइंटिस्ट भी ये चीज करते थे कि पहले 1 बाय 1 स्टेप्स देखना चाहते थे, स्वयं पर प्रैक्टिकल करते थे, और आफ्टर द प्रैक्टिकल वो क्या करते थे, एक कोई नया प्रिंसिपल लॉन्च कर देते थे। तो ओम्स लॉ ने भी यही देखा कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का मतलब वोल्टेज किसके अनुक्रमानुपाती होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। और फिर हम वोल्टेज को डिफाइन कर दिए कि B इज इक्वल टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मतलब कि आगे चल करके इसको एक रेजिस्टेंस के रूप में कांस्टेंट को हमने कहा, और इस कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए फिर हमने कहा कि वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए जो हमने कांस्टेंट का यूज किया उसका नाम R रखा, और ये सुझाने वाले महोदय कौन थे, ओम थे। बात समझ रहे हैं? तो V इज इक्वल टू IR जो हमने डिफाइन किया उसमें R इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, V अपॉन I। तो SI यूनिट ऑफ R जो होगा, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी, ओम। जो इस टाइप का सिंबल होता है ये ग्रीक लेटर्स होते हैं, और इसको हम बाई लेटर्स OHM ओम के रूप में जानते हैं। ओम भी यही महोदय का नाम है। कहने का मतलब क्या भी एक साइंटिस्ट थे और इनके नाम पर भी इनका SI यूनिट नेम रख दिया गया। तो अभी आप देख रहे थे कूलाम्ब आ गए, एम्पियर आ गए, बोल्ट आ गए, और बोल्ट के बाद ओम की बारी थी, वो भी चले आए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं कि उनको याद करने के लिए सामान्य तौर पर उनके नाम के माध्यम से SI यूनिट बना दी गई। अब यहाँ पर बात यह आई कि इस तरह का सिंबल हम प्रेजेंट कर देते हैं इन द केस ऑफ ओम यूनिट। तो R1 R2 R3 जो इनका प्लस वैल्यूज आएगी, कहने का मतलब कि जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो भले ही सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो उसका आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, दैट्स वैल्यू इज डिफाइंड ऑन द ओम यूनिट। ओम यूनिट पर हम इनको डिफाइन कर देते हैं। आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस के विषय में अब हम बात करने चल रहे हैं, क्योंकि हैं तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम। सामान्य तौर पर
कई पॉइंट ऑफ व्यू पर अभी हमें न्यूमेरिकल भी बताना है, तो इसमें 4 से 5 वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा और उन सारे वीडियोस में हमारी परख क्या होती है, हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को बच्चों के सामने लाया जाए कि जिसको सामान्य तौर पर बुक को पढ़ते तो हैं, ये सारी चीज़ें बुक में दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। तो अब नहीं ध्यान देते हैं तो जो एक शिक्षित वर्ग का नेतृत्व कर रहा होता है, जिसे आप शिक्षक कहते हैं, तो आज शिक्षक क्या करता है, उन छूटी हुई चीज़ों को जिसको बच्चे नहीं ध्यान दे पाते हैं उनको बार बार याद दिलाना और उनके माध्यम से उनकी तैयारी करना, जिससे वो एकेडमिक बोर्ड या कंपटीशन में वो अपना अच्छा पोजीशन प्राप्त कर सकें। क्योंकि एक शिक्षक का मतलब ही होता है दूसरे का भला करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, और यह दायित्व ईश्वर सबको नहीं देता है, कुछ ही लोगों को देता है। तो सामान्य तौर पर यहाँ पर हम आगे चल रहे हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। कहने का मतलब रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है, ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है। अब आप देखिए भाई, बड़ा विरोधाभास इसमें दे रखा है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस एक ऐसा गुण है ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का एक ऐसा गुण है, ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का सीधा सीधा विरोध करता है। अब यहां पर आपने देखा दैट इज आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर को अगर कंपेयर करें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। आर जो होता है, आर इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, लेकिन आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 आई। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब कर दिए तो आई कर देंगे, या प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई कह सकते हैं। इसमें क्या कंडीशन होगी, आर इंक्रीज होगा तो आई डिक्रीज होगी। कहने का मतलब कि जो हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिया वह सीधे सीधे कहता है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करेगा। बात समझ रहे हैं। इसी बेस पर ओम्स महोदय ने एक बीआई ग्राफ भी बना दिया, और बीआई ग्राफ को सामान्य तौर पर यहाँ स्पेस कम होने के नाते छोटे में दिख रहा है, लेकिन सामान्य परिस्थितियां यही कहती हैं कि बीआई ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस को हम आई मान लें, इलेक्ट्रिक करंट मान लें, और सेम वाई एक्सिस को क्या मान लें, वोल्टेज मान लें, तो इनसे निकलने वाला रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टिविटी की बात जो कर रहा है वो एक एंगल रोटेशंस पर होगा, और वो एंगल रोटेशंस अगर नीचे वाली एंगल थीटा है तो ऊपर वाली एंगल भी थीटा होगी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 क्वाड्रेंट में ये बनाया गया, और 1 क्वाड्रेंट की पोजीशन क्या होती है, 90 डिग्री एंगल होता है। बिल्कुल इसके बीच से रेजिस्टेंस निकल रहा होता है, उस रेजिस्टेंस की पोजीशंस क्या होती है कि वो 45 डिग्री एंगल पर जाता है। तो मान लीजिए थीटा की वैल्यू 45 है, तो जब नीचे एंगल रोटेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है 45 डिग्री है, तो अदर भी 45 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब बीआई ग्राफ में हमें केवल इतना ही दिखाना होता है कि बीआई ग्राफ में हमारा जो रेजिस्टेंस हो, एक हमने कहा कि थोड़ा बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए एक एग्जाम्पल भी दे दें, क्योंकि थ्योरी आज बताते बताते हो सकता है कि कुछ बच्चे परेशान हो गए हों। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें काफी कुछ न्यूमेरिकल ही रहेंगे, इस नाते आप उसके लिए तैयार रहिए। तो यहाँ पर हमने कहा ATQ इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने कहा क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा टाइम ना दिया जाए, बल्कि उसका कंक्लूजन क्या है वो बच्चों को बता दिया जाए। क्वेश्चन तो इटसेल्फ बनाया जा सकता है। एवरी प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय इन्वेस्टर्स। कहने का मतलब अन्वेषक जो होता है, जो कोई खोज करने वाला होता है, वो तो प्रॉब्लम खुद बना लेता है, क्योंकि उसके नाम पर ही प्रॉब्लम होता है। तो जिसके नाम पर प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि बट नेचुरल एक आ गया है, लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। तो कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर हम प्रॉब्लम से जूझेंगे तभी हम प्रॉब्लम का सामना कर भी सकते हैं। तो कहने का मतलब B इज इक्वल टू 75 वोल्ट। B क्या दिया है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज दिया गया। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपने B की बात किया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B की वैल्यू क्या है, 75 वोल्ट है। I इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या दिया है, 5A। 5A का मतलब 5 एम्पियर दिया गया है। सेम कंडीशन में तो R की वैल्यू चाहिए, R के लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए, R इज इक्वल टू B अपॉन आई,
और b अपॉन आई में वैल्यू रख देते हैं तो r की वैल्यू क्या आ जाती है 15 ओम आ जाती है। तो आप देखें बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इनमें बस जरूरत क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी थोड़ा सा जानिए, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। रटी रटाई भाषा तो आप एकेडमिक क्लासेज में पढ़ते रहते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ रिकॉल ऑफ मेमोरीज, तो रिकॉल ऑफ मेमोरीज में क्या होना चाहिए कि कुछ फार्मूले जानते रहिए, उन फार्मूलों का एप्लीकेशन क्या है, इसका मीन्स क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट आपको मैंने बताया, वीआई ग्राफ बहुत छोटे में बता दिए। अगर आप किताब में इसको पढ़ते हैं तो एक एक दो दो पेज में दिया रहता है, तो उनसे थोड़ा बचना है कि भाई कंक्लूजन के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उन सारी चीजों की सेंट्रल आइडिया जान जाते हैं। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं पोएम वगैरह ना, उसमें कहता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो क्या होता है, पोएम का मेन बिंदु होता है, मुख्य चीजें होती हैं कि कवि की क्या भावनाएं रही होंगी। ऐसे जब आप फिजिक्स भी रीडिंग करते हैं तो ऐसे सब टॉपिक्स को जो मेन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं उसमें हम शार्ट थ्योरीज को जानने की कोशिश करते हैं और उससे संबंधित डायरेक्ट फार्मूले को रिकॉल कर लेते हैं, फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसी के साथ जो अगला नेक्स्ट वीडियोस होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको न्यू वीडियोस भी रिलीज करें। तब तक के लिए धन्यवाद।